नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल संगम इम्पैक्ट में। दोस्तों, हमारे चैनल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया जा रहा है। इसीलिए अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। फ्रेंड्स, इस सेशन में बायोलॉजी के तीसरा अध्याय माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है, ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सूक्ष्म जीव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? तो 100 माइक्रोन। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेनसेन तथा जेनसेन ने किया। अगला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो नॉल एवं रस्का ने। अगला प्रश्न है, वायराइड्स का खोज किसने किया था? तो वायराइड की खोज जो है वो थियोडोर नाइनर ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायराइड्स के विषय में सही नहीं है? तो ऑप्शन सी का कथन जो है कि वायराइड्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में हस्तांतरित नहीं हो सकते, यह कथन जो है वह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रियॉन है, तो प्रियॉन जो है वह क्या है? तो वह असामान्य प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, वह है प्रियॉन। यानी प्रियॉन जो है वह मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित प्रोटीन अणु है। अगला प्रश्न है, बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्क्रैपी किसके कारण होता है? तो स्क्रैपी रोग जो है वह प्रियॉन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में क्रोइड सल्फेट या कोब बीमारी किसके कारण होता है? तो यह बीमारी जो है वह प्रियॉन के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक में है PRPC जो है प्रियॉन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, और दूसरा है कि PRPSC जो है वो प्रियॉन रोग उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं। कहा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, उन कथनों को पहचाने। तो इसमें से कथन 1 और 2 कथन दोनों सही है, इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि असमान प्रोटीन अणु प्रियॉन जो है वह कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? तो प्रियॉन जो है वह 254 अमीनो अम्ल के बने होते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि साधारण जो प्रोटीन है वह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के बने होते हैं, लेकिन ये जो प्रियॉन है ये असामान्य प्रोटीन अणु है जो 254 अमीनो अम्लों के बने होते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि गाय बैल में होने वाला मेड काउ बीमारी जो है या BSE का कारण क्या है? यानी मेड काउ बीमारी जो है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है प्रियॉन। क्या कारण है फ्रेंड्स? तो प्रियॉन, वो भी बीमारी प्रियॉन के कारण ही होता है। यह एक असामान्य प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीवों की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो सूक्ष्मजीव का खोज जो है वो लीवेनहॉक ने किया था। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि सूक्ष्मजीव की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था, और लीवेनहॉक जो है वो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किया था। अगला प्रश्न है, माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक लीवेनहॉक को ही कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है, सूक्ष्मजीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय सजीव को रखा गया है। कथन 2 कहता है कि कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक एवं कुछ शैवाल भी सूक्ष्मजीव की श्रेणी में आते हैं। और कथन 3 कहता है कि सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं।
कहा कि उपयुक्त कथनों में कौन कौन से कथन सही है, उन कथनों को पहचानें। तो फ्रेंड्स, कथन 1 सही है कि सूक्ष्मजीव की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय जीव को रखा गया है। और कथन 2 भी सही है कि बहुकोशिकीय जीव जैसे कवक को भी और शैवाल को भी सूक्ष्मजीव में रखा गया है तथा सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं। ये सभी परिस्थितियों जलवायु में पाए जाते हैं। यह भी कथन सही है। तो इस प्रकार तीनों कथन सही है। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथनों को पहचानना है। तो पहला कहा कि सभी वायरस परजीवी होते हैं, तो यह कथन जो है वो सही है। गलत कथनों को पहचानना है फ्रेंड्स, यानी वायरस जो है वो परजीवी होते हैं, यह कथन सही है। तो हमें इस प्रश्न में गलत कथनों को पहचानना है। दूसरा कह रहा है कि वायरस भोज्य पदार्थों के लिए परपोषी पर निर्भर होते हैं, तो यह भी कथन सही है कि वायरस जो है अपना भोजन के लिए परपोषी पर निर्भर रहते हैं। कथन 3 है कि वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, यह भी कथन सही है कि वायरस जो है किसका बना होता है, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। अगला है कि वायरस में श्वसन की क्रिया होती है, तो यह प्रश्न सही, ये जो कथन है वो सही नहीं है। वायरस में श्वसन की क्रिया नहीं होता है। जब वायरस सजीवों के बाहर होता है तो वह मृत अवस्था में होता है, इसलिए यह कथन गलत है। अर्थात 17 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं। तो जब वायरस जो है बाहर कण के रूप में रहता है तब उसे हम विरियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विरियॉन। अगला प्रश्न है पौधों में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधे में किया गया था। तो तंबाकू के पौधे में विषाणु वायरस द्वारा जो बीमारी होता है उसका अध्ययन किया गया था। अगला प्रश्न है कि तंबाकू में जो मौजक बीमारी है जो वायरस के द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। यानी तंबाकू में मौजक बीमारी जो वायरस के द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो इसका पता सर्वप्रथम आइवेनोवस्की ने लगाया था। आइवेनोवस्की ने लगाया था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो वैज्ञानिक था स्टैनले। कौन था फ्रेंड्स? स्टैनले। अगला प्रश्न का था फ्रेंड्स कि वायरस क्या है। वायरस क्या है? तो वायरस जो है वह ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट है, यानी किसी भी कोशिका में नहीं आता है, ना ही वो प्रोकैरियोट का रचना दर्शाता है और ना ही यूकैरियोट का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में कहता है कि वायरस में श्वसन नहीं होता है। फ्रेंड्स, ये कथन जो है वो सही है। अभी हमने कुछ पहले प्रश्नों में पढ़ा था कि वायरस में श्वसन नहीं होता है। और कथन इसका 2 है कि वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं। तो यह भी कथन क्या है फ्रेंड्स? सही है। कहा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है उसे पहचानें। तो अभी हमने देखा कि कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, टोबैको मौजक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है। टोबैको मौजक वायरस जो है उसमें न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है। तो वह होता है RNA। कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है? RNA। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये चेचक जो है वो वायरस द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा जो है वो भी वायरस द्वारा होता है, हर्पीस जो है वो भी वायरस द्वारा होता है, ये डिप्थीरिया जो है यह वायरस द्वारा नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था। तो विषाणु की खोज जो है सबसे पहले इवानोवस्की द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, विषाणु माने जाते हैं। तो विषाणु क्या माने जाते हैं। तो विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है या ट्रांजिशनल ग्रुप माना जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि HIV द्वारा होने वाला रोग, HIV जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है, इसके द्वारा कौन रोग होता है। तो इसके द्वारा जो है वह एड्स रोग मनुष्य में होता है।
अगला प्रश्न, एड्स का क्या कारण है? तो एड्स का कारण यहाँ है फ्रेंड्स, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी होती है। T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण एड्स रोग होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि एड्स रोग जो है वो फैलता है। तो एड्स रोग कैसे फैलता है, इन ऑप्शनों के माध्यम से पहचानना है। तो देखिए, हाथ मिलाने से एड्स रोग नहीं फैलता है, श्वास संपर्क से एड्स रोग नहीं फैलता है, कीट से भी एड्स रोग नहीं फैलता है, शारीरिक संपर्क करेंगे, संभोग करेंगे तो उसके माध्यम से एड्स रोग फैल जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? यानी एड्स किसके द्वारा होता है? तो HIV वायरस के द्वारा होता है। तो उसकी पहचान जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो उसकी पहचान 1981 ईस्वी में हुई थी। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच जो है, एलिसा टेस्ट जो है, उससे किसकी पहचान की जाती है? तो उसके द्वारा एड्स रोग की पहचान की जाती है। यानी एड्स रोग के लिए कौन सा जांच कहता है? तो एलिसा जांच कहता है। अगला प्रश्न है, हार्ट, कार्ट और आर्ट, इसका संबंध किस रोग से है? हार्ट, कार्ट, आर्ट का संबंध किस रोग से है? तो इसका संबंध है एड्स से। किस रोग से फ्रेंड्स? एड्स से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडिज इजिप्टी मच्छर है? तो वह बीमारी है डेंगू, पित्त ज्वर और चिकनगुनिया, इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो मादा एडिज इजिप्ट मच्छर से फैलता है। अगला प्रश्न है, जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का क्या है? मतलब जापानी इंसेफेलाइटिस जो है वह एक प्रकार का किस प्रकार का जनित रोग है? विषाणु जनित रोग है, या जीवाणु जनित रोग है, या प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो यह जो है जापानी इंसेफेलाइटिस जो है वह विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है कि जापानी इंसेफेलाइटिस रोग जो है उसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वह कथन है कि यह एक विषाणु जनित रोग है, यह भी कथन सही है। अगला, यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के द्वारा होता है। तो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के द्वारा होता है, यह भी कथन सही है। अगला है कि यह रोग सूअरों के माध्यम से भी फैलता है, यह भी कथन सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से सभी जो है इसके संबंध में सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? तो वह है विषाणु, जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि विषाणु वृद्धि कर सकता है, विषाणु वृद्धि कर सकता है तो कहाँ? तो वह केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकता है। अगला प्रश्न, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इनमें श्वसन नहीं होता है, कोशिका के बाहर इनमें उपापचय की क्रिया भी नहीं होती है। इन सभी कारणों से ये विषाणु जो है वो निर्जीव माने जाते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विषाणु सजीव माने जाते हैं क्योंकि, यानी विषाणु को सजीव कब माना जाता है, किन परिस्थितियों में माना जाता है? तो विषाणु इनका आकार और संरचना भिन्न भिन्न है, इसीलिए इसे सजीव माना जाता है। यह जनन कर सकता है, इन कारणों से इन्हें सजीव माना जाता है, एवं इनमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है, इन लक्षणों के कारण इन्हें सजीव माना जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, TMV शब्द किससे संबंधित है? तो वह है विषाणुओं से संबंधित। अगला प्रश्न है, सॉर्स क्या है? तो सॉर्स जो है वह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न, आलू में मौजक रोग जो है उसका कारक तत्व कौन है? तो मौजक रोग का कारण है विषाणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का कारण वायरस है? निम्नलिखित में किस रोग का कारण वायरस है, यानी वायरस होने वाला निम्न में से कौन सा रोग है? तो वह है आलू का
लीफ रोल जो है वही वायरस के कारण होता है। दूसरा, भिंडी का पीत सीरा मोजेक रोग है, यह भी वायरस के कारण होता है। टमाटर का लीफ कर्ल रोग है, यह भी वायरस के कारण होता है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से सभी जो है वह वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न, विषाणु क्या होता है? तो विषाणु जो है वह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना रचना होता है। अगला प्रश्न है कि वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैप्सिड कहा जाता है। अगला प्रश्न, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो है वह किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह जो है वो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गियों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग जिसको नाम है रानीखेत, उसका कारक कौन से सूक्ष्म जीव है? यानी रानीखेत जो है वह किसके कारण से होता है? तो वह विषाणु के कारण से होता है। अगला प्रश्न, मुर्गियों को होने वाला हैजा का कारण क्या है? तो मुर्गियों में हैजा जो है वह भी विषाणु के कारण होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित बीमारी है? यानी विषाणु से होने वाली बीमारियों को पहचानना है। तो वह है खसरा भी बीमारी जो है वह विषाणु से होता है, छोटी माता भी विषाणु कारण होता है, चेचक भी विषाणु के कारण होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से सभी जो है वो विषाणु जनित बीमारी है। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो वह हाइड्रोफोबिया कहलाता है। अगला प्रश्न, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो चेचक के टीके का विकास जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न है कि विषाणु क्या है? तो विषाणु जो है वह आग कोशिकीय है। क्या है? आग कोशिकीय, क्योंकि विषाणु कोई कोशिका नहीं है, यह आग कोशिकीय रचना है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एवं अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें। अगला प्रश्न है, किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो चेचक को। अगला प्रश्न है, रेबीज क्या है? तो रेबीज जो है वह विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रोग में गर्दन के पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाती है जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है तथा पानी को देखकर डरने लगता है? तो यह रोग है रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है वह विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। तो उसे H5N1 के रूप में निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। यानी स्वाइन फ्लू विषाणु को किस रूप में निरूपित किया जाता है? तो उसे H1N1 के रूप में निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओसेल्टामिविर नामक औषधि उपयोगी है। तो वह स्वाइन फ्लू के उपचार में। अगला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन है? तो वह दवा है जीडोवुडिन। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो विषाणु सूक्ष्मजीव के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। रोग है रेबीज, फ्लू, खसरा, ट्रेकोमा। कहा इनमें विषाणु जनित रोग कौन कौन से है? तो रेबीज, खसरा और फ्लू जो है वो विषाणु जनित रोग है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है कि सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाला रोग संक्रामक होते हैं और कथन 2 कहता है कि अनुवांशिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं। कहा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इस तरह इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंकी फीवर रोग किससे होता है? तो मंकी फीवर रोग जो है वह वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? तो विषाणु जनित बीमारी
ऑप्शन बी में है मम्स, रेबीज और हर्पीज। ये सब विषाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है कि लैंगिक संभोग से, दूसरा रक्तदान से, तीसरा मच्छरों और अन्य रक्त चूषण कीटों से, और चौथा अपराग के संपर्क से कहा कि एड्स का संचरण होता है। इन 4 ऑप्शन से किसके द्वारा एड्स का संचरण होता है? तो लैंगिक संभोग से होता है, रक्तदान से होता है एवं अपराग के संपर्क से होता है। मच्छरों के द्वारा यह रोग फैलता नहीं है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोलियो का कारण क्या है? तो पोलियो रोग जो है वह विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? यानी साल्क टीका जो है वह किस रोग से संबंधित है? तो वह है पोलियो रोग से। साल्क टीका जो है वह पोलियो रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता है? तो वह रोगाणु है विषाणु। यानी विषाणु पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला होना किस रोग के लक्षण है? तो आर्थराइटिस के लक्षण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? तो वैसे श्रेणी का रोग को पहचानना है कि कौन ऐसा रोग है जिसको औषधि से सिर्फ उसका लक्षण ठीक होता है, वह रोग नहीं ठीक होता है। तो वो रोग है इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न, एडवर्ड जेनर ने निम्नांकित में किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने टीका की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि टीका क्या है? तो टीका जो है एक प्रकार का एंटीजन है। अगला प्रश्न, संक्रमित रक्त, शुक्राणु तथा माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? संक्रमित रक्त, शुक्राणु एवं माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? तो रेबीज रोग की संभावना होती है। अगला प्रश्न, फिजियोथेरेपी द्वारा निम्न में से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कम किया जा सकता है? तो पोलियो रोग को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? कथन 1 में है कि हेपेटाइटिस बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है। कथन बी है कि हेपेटाइटिस सी जो है उसका टीका होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं है। कथन सी है कि सार्वभौम रूप से हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। और कथन डी कहता है कि हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा कथन बी कि हेपेटाइटिस सी का टीका होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं होता है। यह कथन जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों से में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? तो वह रोग है जापानी एन्सेफेलाइटिस। यह रोग जो है वह टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। अगला प्रश्न, चेचक होने का क्या कारण है? तो वेरियोला वायरस, यानी वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला विकल्प है कि रूबियोला वायरस जो है उसके द्वारा खसरा रोग होता है। तो यह जो है विकल्प सही है। अगला, वेरियोला वायरस के कारण चेचक रोग होता है, यह भी सही है। वेरिसेला वायरस के कारण छोटी माता होता है, यह भी सही है। मिक्सो वायरस से प्लेग रोग होता है, यह कथन गलत है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होते हैं? तो वह होता है यकृत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है, और कथन 2 है कि हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है।
कहा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी सही कथनों को पहचानें। इसमें से कथन ना ही एक सही है और ना ही कथन दो सही है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो चेचक के प्रति टीकाकरण में किसका समावेश किया जाता है? तो वह जीवित प्रतिरक्षों का। अगला प्रश्न, सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक है? तो वह है जापानी एन्सेफेलाइटिस में। अगला प्रश्न, रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं? तो उसमें कुत्ते अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाते हैं तथा कुत्ते सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत स्तर पर पड़े रहते हैं। ये दोनों कथन जो है वो सही है, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि कथन ए और कथन बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन है? मतलब ऐसा कौन विषाणु है जिसको कहा जाता है घात करो और छिप जाओ, इस नाम से यह फेमस है? तो ऐसा RSV विषाणु है, यानी RSV विषाणु को कहा जाता है कि घात करो और छिप जाओ, इस नाम से यह फेमस है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? जब मानव को डेंगू बुखार होता है तो उसमें किसकी कमी हो जाती है? तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, जीका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचरित होता है? तो एडिस मच्छर के द्वारा। अगला प्रश्न, जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जीका वायरस जो है वो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप जो है वो इबोला है। अगला प्रश्न, बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है। अगला प्रश्न, बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है? तो उसमें प्रोटीन और DNA पाया जाता है। अगला प्रश्न, युवा व्यक्ति में HIV यानी एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांश तथा संबंध होती है? तो वो है कि तीव्र दीर्घ स्थायी शिरोवेदना, यानी तीव्र दीर्घ स्थायी शिरोवेदना, यह जो है यह एड्स होने की आशंका है, उसका लक्षण है। अगला प्रश्न है कि किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई? तो किस रोग के लिए? तो वह HIV के लिए। अगला प्रश्न, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है जो क्या है? तो एड्स जो है जो मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है वह रिट्रो विषाणु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया है? तो जोनास एडवर्ड साल्क ने। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, एलिसा का पूरा नाम क्या है? फ्रेंड्स, इससे पहले प्रश्नों में हमने जाना कि एलिसा टेस्ट जो है किस लिए किया जाता है? तो HIV के पता लगाने के लिए, यानी एड्स रोग के जांच के लिए HIV जांच किया जाता है। तो कहा कि एलिसा जो है उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है एंजाइम, यानी ई से एंजाइम, L से लिक्विड, I से इम्यूनो, S से सर्वेंट और A से एसे, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सर्वेंट एसे। अगला प्रश्न है कि एड्स चेचक एवं पोलियो में क्या समानता है? एड्स चेचक एवं पोलियो में क्या समानता है? तो वो है कि यह विषाणु द्वारा होते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो उसे आर्कीबैक्टीरिया में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं? तो वह लुई पास्टर तथा कोच ने। अगला प्रश्न, जीवाणु होते हैं, तो जीवाणु जो है
वह प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी एवं परिपोषी या सभी होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं? तो 70 इस प्रकार के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो वह है कि जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यह सही नहीं है। मतलब कि जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें लिखा कि जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया। अगला प्रश्न है कि जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि, यानी जीवाणु को पौधा क्यों माना गया है, किन कारणों की वजह से? तो कहा कि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, यानी जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए इसे पादप माना गया है। अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं, यह कथन जो है वो जीवाणु के लिए सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो वह है सूत्रकणिका, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु की कोशिका में नहीं होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि जीवाणु की आकृति विषाणुओं की तुलना में बड़ा होता है। कथन 2 है कि जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होते हैं जबकि विषाणु फिल्टर से पास हो जाते हैं। कहा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथनों को पहचाने। तो इसमें से कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, यानी कथन 1 में जीवाणु की आकृति विषाणु की तुलना में बड़ा होता है, यह भी कथन सही है, और जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होते हैं जबकि विषाणु फिल्टर से पास हो जाते हैं, यह भी कथन सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।